हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है बेसिकली 9th क्लास है और 9th क्लास में हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और उसी का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं संसाधन के रूप में लोग या लोगों के रूप में संसाधन। बात एक ही है चैप्टर की, यानी कि कैसे हम आपका लोगों को हम आपका रिसोर्सेज के रूप में देखते हैं या कैसे हम उसको आपका रिसोर्सेज समझ सकते हैं। इस चैप्टर पर हमारी पूरी कहानी टिकी हुई है कि अगर हम लोग आपका शिक्षा में और आपका स्वास्थ्य में अगर आपका निवेश करते हैं तो मानव पूंजी बन सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छा तो एक दिन वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई टीचर, साइंटिस्ट बन सकता है, जिससे वो कुछ रिसर्च या कुछ काम करेगा जिसके प्रतिफल उसे और वहाँ के समाज के और उसके जो देश है उसको प्राप्त होंगे। वो फिर भारी आपकी जनसंख्या में जो काउंट है वो नहीं होगा। अगर कोई स्किल है तो वो आपका अनस्किलफुल लोगों से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो थी हम चैप्टर के अंतर्गत आपका देख चुके थे, बात कर रहे थे और इसी में हमने देखा कि कैसे हम लोग आपका शिक्षा में और स्वास्थ्य में निवेश कर कर हम किसी व्यक्ति को कैसे उसकी परिसंपत्ति में आपका बदल सकते हैं। इन सारी चीजों को, सकल की कहानी को हमने पढ़ा कि सकल की क्या कहानी है। उसके बाद हमने विलास की कहानी को पढ़ा कि विलास किस तरह से गांव में रहता है। दोनों की कहानी का हम लोग बहुत अच्छे से आपका कंपैरिजन कर चुके हैं कि सकल और विलास का जीवन कैसे व्यतीत हो रहा था। क्लियर है? तो हम लोग जो है इतना फिलहाल इसमें देख चुके थे। थोड़ा सा आज हमें हद तक आगे बढ़ना है। ये पूरा देख लिया था और हम लोग यहाँ से पुरुषों और महिलाओं के जो आपके क्रियाकलाप हैं इसके शुरू करना है। शुरू करने से पहले पिछले चैप्टर का मतलब ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है कल, इसमें आप लोगों ने अच्छे से घर जाकर एक बार पढ़ा होगा और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो भी एक बार देख लीजिए। अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी प्रकार का, आप आपका चैप्टर के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपने क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम चैप्टर में आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलाप में संलग्न है। विलास और सकल, कोई मछली बेच रहा है, कोई इंजीनियरिंग फर्म में जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मजदूर है, कोई होटल लाइन में है। यानी कि बहुत सारे आपके मल्टीपल ऑप्शन में लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और कह रहे हमने देखा है कि विलास मछली बेचता था। कह रहे जो उसका फ्रेंड है विलास वो क्या कर रहा है आपका, वो आपका मछली बेचता था। और सकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों में 3 प्रमुख क्षेत्र थे, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया था। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गा पालन, खनन, उत्खनन शामिल थे। द्वितीय क्षेत्र के निर्माण में भी शामिल है, दूसरी चीज में भी आपका शामिल है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवा आदि ये सारी चीजें इसमें आपका ये चीजें शामिल है। इन क्षेत्रों का क्रियाकलाप फलस्वरूप वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय का में आपका मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को 2 भागों में होते हैं, बाजार और गैर बाजार। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है कि कैसे उनका जो पारिश्रमिक है वो उनका भुगतान हम लोग आपका इसमें करते हैं। इनमें सेवा सहित वस्तुओं का उत्पादन भी शामिल है। कह रहे हैं कि इनमें आपका सेवा और वस्तुओं का जो उत्पादन है वो भी आपका शामिल है। कह रहे हैं कि गैर बाजार क्रियाओं की अभिक्रिया स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। किसके लिए? स्व जो उपभोग है उसके लिए है। ठीक, अब देखिए कोई प्राइमरी में लगा है, कोई सेकेंडरी में, कोई आपका टर्सरी में, यानी कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के जो हमारी एक्टिविटी है, जो हमारे क्रियाकलाप है वो उसमें पहले ही आपका संलग्न है। प्राथमिक उत्पाद का उपभोग, प्रसंस्करण और अचल संपत्तियों का स्वलेख उत्पादन आता है। ठीक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच
श्रम का विभाजन होता है। कह रहे हैं कुछ आपका हिस्टोरिकल आपके बैकग्राउंड है, कुछ आपके कल्चरल वहाँ उसके रीजन्स हैं, और वही नहीं कल्चरल आपका रीजन की वजह से जो मेल और जो आपकी फीमेल है उनका जो श्रम है उनके बीच आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। कैसे करते हैं? कामकाज करती हैं और आपका पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़ा धोती है, घर की सफाई करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। कैसे करते हैं? जो आपका परिवार है उसके लिए आपका धन कमाते हैं। ठीक। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो स्वयं सेवा प्रदान करती है उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। जो शीला अपने घर में जो काम करती है और क्या होता है उसके लिए वो कोई भुगतान आपका नहीं करती। बूटा धन कमाता है जिससे वह परिवार के पालन पोषण खर्चा करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं का भुगतान नहीं किया जाता। कह रहे जो आपके महिला परिवारों में जो खाना बनाती हैं, घर का काम करती हैं, चीजें करती हैं, इसका उन्हें कोई भुगतान आपका नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? उनका कोई आपका भुगतान जो है आपका नहीं मिलता। ठीक, ये भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय से में नहीं जोड़ा जाता। कह रहे जिस तरह का वो काम करती हैं उनको जो नेशनल इनकम है उसमें वो ऐड जो है महिलाओं के घरेलू काम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। इसमें नहीं करते, घरेलू इनकम में उनको हम ऐड आपका नहीं करते। अब देखिए, अब हमने दूसरी कहानी पढ़ी थी जो इसी में एक स्टोरी का पार्ट था। बिलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती है। क्या बेच रही है? मछली। और उससे क्या हो रही है? उसकी इनकम, यानी कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो बेसिकली क्या कर रही है? उसकी माँ आपका मछली बेच रही है और क्या चल रहा है? उसी से उसकी जो फैमिली है, जो परिवार है, वो आपका चल रहा है। क्लियर है? और कह रहे हैं कि इस तरह महिलाओं को उनकी सेवा के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वो श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं, यानी कि जहां पर लेबर मार्केट है, अगर वहां वो कुछ एक्टिविटी कर रही हैं, वहां कुछ काम कर रही हैं, तो ही वहां उनकी जो आपका श्रम है तो ही उनका वेतन मिलता है। क्लियर है? वैसे आपका नहीं मिलता। वो घरों में काम करती हैं, नहीं तो उसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है, ना कोई जो आपका परिवार का पालन पोषण करती, ना कोई उसका खर्च मिलता है, ना उसको कहीं ऐड किया जाता है। क्लियर है? कह रहा है पुरुषों के सहयोग से उनकी आय उनकी शिक्षा कौशल पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर उपयोग में सहायक बनाती है। शिक्षक और कौशल विकास में किसी व्यक्ति के आपके प्रमुख निर्धारक हैं। कह रहे हैं कि एजुकेशन और उसका स्किल किसी मार्केट में कोई व्यक्ति के आय के प्रमुख फैक्टर होंगे। अगर आप स्किलफुल हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो मान लीजिए आपके लिए मार्केट में 10 ऑप्शन खुले हैं जॉब के। और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप शिक्षित नहीं हैं, आप स्किलफुल नहीं हैं, तो आपके पास काम करने के ऑप्शन जो हैं, विकल्प जो हैं, वो कम हो जाते हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। कैसे हैं? पढ़ी लिखी कम है और उन्हें किसी खास चीज की काम करने की जानकारी नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर कुछ उनको बनाना आता हो, अच्छा आपकी टोकरियां, चटाई वगैरह या कुछ और आपके फैक्ट्री वगैरह में बहुत सारी चीजें बनती हैं, अगर वो बनाता फिर तो वो आपका स्किलफुल है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम श्रमिक दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए अगर पुरुष को 100 रुपए मिल रहे हैं, शायद उसी काम के महिलाओं को 80 रुपए मिले। ये भी आपका श्रम में भी अंतर किया जाता है। जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानून की सुरक्षा का अभाव होता है। सबसे बड़ी बात है, आज जॉब है, कल वहां जॉब रहे न रहे, इसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है और कानूनी सुरक्षा का भी अभाव है। अनियमित रोजगार, निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं, यानी कि रोजगार कैसा नहीं है? कंटिन्यू नहीं है, निम्न आय है और इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कि लो इनकम और साथ में ये सारी चीजें। इस क्षेत्र में प्रसूति, अवकाश,
शिशु की देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यद्यपि उच्च शिक्षा, उच्च कौशल वाली महिला और पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है, तो संगठित क्षेत्र में आपका शिक्षित और चिकित्सा में सबसे अधिक आकर्षक करते हैं। कह रहे हैं कि अगर महिलाओं को भी आपका पुरुषों के बराबर अगर वो आपका वेतन मिलता है, कहाँ मिलता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर कहीं भी आपका ऑर्गेनाइज है, वहां उनको बराबर जो है काम मिलता है। इसमें शैक्षणिक और आपका चिकित्सा, जो आपका एजुकेशन और जो आपका मेडिकल है, वहां पर उनको बराबर मिलता है। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासन और सेवाओं में प्रवेश किया है। इनमें वैज्ञानिक और आपका प्रौद्योगिकी सेवा उच्च स्तर की आवश्यकताओं पड़ा है। बहन के साथ साथ पढ़ रही हैं, सहपाठी पूछ रहे हैं और क्या बनाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, ये सारी चीजें इसमें हो रही हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा के रूप में निरूपित व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों के लिए सदैव कौशल के निर्माण पर निर्भर करती है कि उनका हेल्थ कैसा है और देश में कितना आपका कौशल है, स्किल है, इन सारी चीजों पर ही चीजें आपका डिपेंड करती है। जनसंख्या गुणवत्ता अंतर देश की समृद्धि दर निर्धारित करती हैं। साक्षर और स्वास्थ्य जनसंख्या, ये आपकी सारी उनको परिसंपत्ति होती है। देख लिया। चलिए बात करेंगे शिक्षा पर। शिक्षा पर आपके जीवन में आरंभिक वर्षों में सकल की शिक्षा के बाद कुछ वर्षों के बाद क्या मिल गई? उसे एक अच्छी नौकरी मिली और अच्छे वेतन के रूप में फल दिया। यानी कि पहले वो पढ़ा, फिर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और अच्छा वेतन मिला। यही उसका फल था, शायद जो उसने पढ़ रहा था उसी का उसको रिजल्ट था। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है और उसके लिए नए आपके 36 खोली गई, नई आकांक्षा दी गई, जीवन के मूल्यों में विकास किया गया। न कि केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकसित में भी शिक्षा का योगदान है। अब देखिए, केवल ऐसे नहीं कि वो ही आपका बढ़ा है, केवल आपका उसी का बेनिफिट हुआ है, नहीं, उसी से उसके समाज में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। अब आप पैसा कमाते हैं, कोई नई खोज करते हैं, तो उसका लाभ समाज को भी पहुंचता है और समाज के अलावा जो है उसका हर चीज को जो आपका लाभ मिलता है वो एक व्यक्ति के पढ़े लिखे और स्किलफुल होने से ही समाज उसका लाभ उठा पाता है। क्लियर है? कह रहे यह राष्ट्रीय आय और संस्कृति समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की क्षमता बढ़ती है। प्राथमिक क्षेत्र में सार्वजनिक पहुंच धारण गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान है। इस मामले में लड़कियों पर विशेषकर जोर दिया जाता है। जिन जिलों में नवोदय जैसे विद्यालय निर्धारित की स्थापना की गई है, बड़ी संख्या में हाई स्कूल की विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना पर परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2020-21 में 99.300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय आपका 1951-52 में 0.64 था, लेकिन 2019-20 में इसको बढ़ाकर 3.1% हो गया है। ठीक। अब कह रहे हैं कि इसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकार की जो आपके दस्तावेज भी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमानित बजट 2020-21 में घटाकर इसे 2.8 कर दिया गया है। अब कह रहे हैं कि साक्षरता दर जो थी 1951 में 18% थी, अब क्या हो गई है? इस टाइम 2018 में आपका 85% क्या हो गई है? जो हमारी लिटरेसी रेट है वो हमारा हो गया है। तो हमारा लिटरेसी रेट कितना है? ओवरऑल 85% हमारा लिटरेसी रेट है। बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन करने तथा अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। यानी कि मेल और फीमेल के हम लोग अगर कंपेयर करें एजुकेशन में,
तो पुरुष आपका ज्यादा पढ़े लिखे हैं आपके तुलनात्मक रूप से आपका महिलाओं के, वो कितना है 16%। और इसके लिए बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी रीतियां, बहुत सारी चीजें, सामाजिक बंधन, आर्थिक का ना होना, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो महिलाओं को आपका पढ़ने से रोकते हैं, जो उनके सामने बैरियर बनते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर करीब 14% से अधिक है। कह रहे अगर हम लोग गांव और शहर में तुलना करें तो शहर में थोड़ा सा कम है, यानी कि 14.2% है। ठीक। कह रहे कि वर्ष 2011 केरल में कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% थी, जबकि बिहार में कितनी थी 62%। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक प्रणाली में भारत के आपका 7,78,842 लोग भी गांव में फैले थे। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा इस प्रकार का विस्तार करने में कोशिश और निरंतर आपके पढ़ाई को छेड़ने में आपका उस दर ने आपका कमजोर किया है। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्राथमिक प्रदान करना और सार्वजनिक सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। कह रहे जो सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, ये कैसा है, एक आपका महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपको सर्व शिक्षा अभियान, ठीक। कह रहे हैं कि राज्य स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की तरह ही समयबद्ध का पहल है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। बच्चों कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ा देना, बच्चों की धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार, दोपहर के भोजन की योजना जिसको हमने आपका मध्यांतर भोजन यानी कि जो आपका मिड डे मील कहा है। कह रहे कि ये सारे क्रियान्वयन किए गए, ये सारी चीजें हो गई और इस नीति से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। चाहे स्कूल लौटो शिविर चलाया हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौम हो, दोपहर का भोजन हो, इन सब चीजों ने भारत में जो एजुकेशन प्राप्त करने वालों की संख्या में आपका वृद्धि की है और ये बहुत अच्छी बात है। तो इतना एक बार देख लीजिए, कुछ डाउट है पूछ लीजिए। देख लिया इतना? कह रहे 12वीं योजना में उस शिक्षा 1823 वर्ष की आयु का नामांकन 27% की वृद्धि हुई है। कह रहे कि 18 से 23 वर्ष के जो आयु वर्ग थे उसमें आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना में 27% की इंक्रीजिंग हुई है और विश्वव्यापी औसतन 26% मिली जुलती है। रणनीति पहुंच वृद्धि गुणवत्ता राज्यों के लिए विशेष उठाए गए कदम परिवर्तन स्वीकार करना है। अब कह रहे हैं व्यवसायीकरण और सूचना के उपयोग जाल बिछाने में केंद्रित है। प्रथम दूरस्थ बिंदु, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र तथा संरचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान का आविष्करण केंद्र है। पिछले 60 वर्षों में विशेष रूप से उच्च शिक्षा में आपका शैक्षणिक महत्वपूर्ण में वृद्धि हुई है, ठीक है। और 1951 से 2019-20 के बीच कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापन में भर्ती में भी सारणी हम लोगों में देखी गई है। तो ये सारी चीजों को हमने इन पे देखा है और इन पर आपका बात भी करी है। चलिए आगे बढ़ जाए। ये कुछ संख्या थी कि कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, कितने विद्यालय बच्चे आए, तो अच्छा खासा है। विश्वविद्यालय अनुदान रिपोर्ट आती है और वहां उसी का डाटा है, उसी के डाटे के बेस पर हम लोग बात कर रहे थे। अब बात होगी शिक्षा की, बात करते हैं स्वास्थ्य में, यानी कि अब हमने शिक्षा के विषय में पढ़ा कि शिक्षा हमारे लिए कितना योगदान करती है और शिक्षा का बेसिकली क्या महत्व है, शिक्षा कैसे उच्च आय में समाज में योगदान दे रही है, कैसे उसके प्रतिफल हमको भविष्य में प्राप्त होते हैं और कितने बच्चों का फिलहाल जो है उसमें एजुकेशन में पार्ट बढ़ा है, हमारी लिटरेसी बढ़ी है। अब उसी का दूसरा पहलू है आपका स्वास्थ्य है।
यानी कि हेल्थ। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिक करना। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्ति को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण श्रमिकों के लिए कार्य नहीं कर पाएगी? मान लीजिए जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण आपका श्रमिकों को बार बार कार्य नहीं कर पा पाएगी। किसी की हेल्थ खराब है, बार बार छुट्टी मार रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी क्षमताओं को प्राप्त करने और बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अवस्थित स्त्री और पुरुष संगठन के समग्र विकास में योगदान को अधिकतम करने के लिए सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने के लिए अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने में किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जनसंख्या के अल्प सुविधा वर्गों पर विशेष ध्यान देना है। जिन लोगों के पास सुविधा कैसी है, अल्प का मतलब कम है, उनको हमको बेसिकली ध्यान देना है। ठीक, स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तथा इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में यानी कि 50 सालों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक और द्वितीय और तृतीयक सेवाओं की अपेक्षाकृत विस्तृत और आधारिक संरचना जनशक्ति का निर्माण किया जाना चाहिए। कैसा है? निर्माण किया जाना चाहिए। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में 69.4 से अधिक हो गई थी। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 36 पर आ गई है। अवधि में अधिशोषित मृत्यु दर गिरकर 20% आ गई है और जो डेथ रेट है 6.2% आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, शिशु की देखभाल में सुधार, आत्मविश्वास के भाव में प्रगति, अनेक ऐसे उपयोगी अंकन हैं जिनमें इन सब चीजों में आपकी वृद्धि जो है हुई है। ठीक है, ये सारे ऐसे फैक्टर। अब देखिए किस तरह से हमारे यहाँ नया हॉस्पिटल, सामुदायिक केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल, बेड इत्यादि ये सारी चीजें बनी हैं, खुली हैं, सभी। चलिए, ये हॉस्पिटल का हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं भारत में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां मौलिक सुविधा भी नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर आपका फंडामेंटल यानी कि आप मतलब जो एक नॉर्मल आपका जो प्राथमिक उपचार होता है वो भी नहीं हो पाता। भारत में कुल मिलाकर 542 मेडिकल कॉलेज हैं और 313 आपका डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कुल राज्यों में अधिक मेडिकल कॉलेज है। इन्हीं में सबसे ज्यादा क्या है? हेल्थ फैसिलिटी है। जबकि हेल्थ ओवरऑल में केरल नंबर 1 में, शिक्षा में और हेल्थ में। ठीक है, अब बात करेंगे बेरोजगारी की। तो ये थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको हम कल देखेंगे और बात करेंगे कि आखिर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों बना हुआ है और क्या वहां उसके पीछे रीजन है। एजुकेशन और हेल्थ की वजह से या कोई स्किल की वजह से क्या व्यक्ति बेरोजगार रह सकता है, क्या उसकी आय में कमी आ सकती है। इन सारे मुद्दों पर हम लोग कल बात करेंगे। तो एक बार शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चीजों को थोड़ा सा पढ़ लीजिए और एक बार इस चैप्टर को पूरा देख लीजिए। कल इसको समाप्त करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।